माइनिंग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं रॉक मैकेनिक्स के एमसीक्यूज पार्ट नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है, अगर आपकी डिस्टेंस दो बेडिंग प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस अगर 1.2 मीटर से अधिक है तो उस केस में उस रॉक को जो इनके बीच में है उसको क्या कहा जाएगा? मैसिव रॉक, इमीडिएट रॉक, ग्रीन रूफ या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैसिव रॉक के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अगर डिस्टेंस दो बेडिंग प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस जो है तो 75 mm से लेके 1.2 मीटर तक है तो उस केस में उनको किस नाम से जाना जाएगा? मैसिव रॉक, आपका बेडेड रॉक या फिर फ्लैगी रॉक या फिर इमीडिएट रॉक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेडेड रॉक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, if the distance between बेडिंग प्लेन्स, दो बेडिंग प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस अगर 75 mm से कम है तो उसमें केस में उनको किस नाम से जाना जाता है? तो मैसिव रॉक, फ्लैगी रॉक, बेडेड रॉक या फिर इमीडिएट रॉक। तो इस केस में इनको फ्लैगी रॉक के नाम से जाना जाता है। आखिर ये पूछ क्या रहा है यार? तो जस्ट सपोज ये आपका सरफेस है, ठीक है, दिस इज योर सरफेस। बड़ा डायग्राम बनाना पड़ा यार इस हफ्ते। ये आपकी कोल सीम है, ठीक है, कोल सीम। ये आपकी दूसरी कोल सीम। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर 1.2 मीटर से अधिक है, ठीक है, तो उस केस में हम बोल देंगे मैसिव रॉक। अगर इनके बीच की डिस्टेंस 75 mm से लेके 1.2 मीटर के बीच में है तो इनको उसको हम किस नाम से जानेंगे? बेडेड रॉक के नाम से जानेंगे। और अगर इसकी डिस्टेंस 75 mm से कम है, लेस देन 75 mm, इनके बीच की डिस्टेंस लेस देन 75 mm है तो उस केस में हम बोलेंगे फ्लैगी रॉक के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये जो बीच में पथरा पाया जा रहा है इसकी बात कर रहे हैं अपन। स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ रॉक्स इज नोन एज, रॉक्स के बिहेवियर की स्टडी को हम किस नाम से जानते हैं? रॉक मैकेनिक्स, जियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसको रॉक मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है। जो साइंटिफिक स्टडी होती है रॉक्स की, ठीक है, उसको हम कि आखिर हमारे रॉक्स का मैकेनिकल बिहेवियर क्या है, ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रॉक मैकेनिक्स। कि आपका रॉक किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज इमीडिएट रूफ? निम्न में से किसे इमीडिएट रूफ कहा जाएगा? सीम से 6 मीटर ऊंचाई तक, सीम से 6 मीटर नीचे तक, 3 मीटर नीचे तक, सीम से 3 मीटर ऊपर तक या फिर सीम से 6 मीटर नीचे तक। तो सीम से 6 मीटर ऊंचाई तक जितना भी पत्थर है उसे इमीडिएट रूफ कंसिडर किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज योर सरफेस, ये आपकी कोल सीम। अब यहां से 6 मीटर ऊंचाई तक ये आपका रूफ हो गया, ठीक है। आपकी जो भी वर्किंग है उसके रूफ से लेके अगले 6 मीटर की ऊंचाई तक स्ट्राटा में, अगले 6 मीटर की ऊंचाई तक स्ट्राटा में जो भी है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? इमीडिएट रूफ बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इमीडिएट फ्लोर किसे कहेंगे? 6 मीटर अबव सिम, 3 मीटर बिलो सिम, 3 मीटर अबव सिम, 6 मीटर बिलो सिम। तो अगले 3 मीटर नीचे तक जो भी होगा आपका 3 मीटर बिलो, ठीक है, वो सबका सब इमीडिएट फ्लोर के नाम से जाना जाता है। तो 3 मीटर बिलो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू एन एक्सकवेशन इज नोन एज। प्रेशर का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर आप कहीं पर भी एक्सकवेशन करते हो, जैसे कि ये आपका सरफेस हो गया, ठीक है, ये आपकी कोल सीम हो गई। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने एक्सकवेशन किया है। अब इस एक्सकवेशन के कारण अभी तक जो प्रेशर ऐसा आ रहा था, वो प्रेशर अब ऐसा जाएगा पिलर्स के ऊपर। अब पिलर्स के ऊपर पूरा का पूरा प्रेशर जो है तो चलने लगेगा, ठीक है। कुछ ऐसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो एक जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जितने में रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहां तक तो सब कुछ सेम रहेगा, एकदम सीधा सीधा प्रेशर आता है, ठीक है। लेकिन जहां पर एक्सकवेशन है उसकी कुछ हाइट तक, उसके बाद कुछ हाइट तक प्रेशर का रीडिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। ये रूफ अपने आप को गिरने से रोकने के लिए गिरने से रोकने के लिए कोशिश करती है। इस चक्कर में ये पिलर्स के ऊपर पूरा का पूरा प्रेशर डालती है। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है प्रेशर का, उसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं प्रेशर आर्क थ्योरी। यहाँ पे एक आर्क बन जाता है, ये एक आर्क बन जाता है जितने में प्रेशर का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? जो बेंडिंग फोर्सेस हैं वो विड्थ, एक्सकवेशन की विड्थ के साथ बढ़ता है। लैटरल फोर्सेस एक्सकवेशन की डेप्थ के साथ बढ़ता है। वर्टिकल कंप्रेसिव फोर्सेस एक्सकवेशन की विड्थ के साथ बढ़ता है। और शेयरिंग फोर्सेस बहुत ज्यादा होती है इनकी इंटेंसिटी, मतलब इसका वैल्यू बहुत ज्यादा आती है अगर आपका फ्लोर स्ट्रांग है तो। शेयरिंग फोर्सेस। तो आपका ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपका कोल, ये आपका कोल, ये आपका सरफेस। अब क्या हो रहा है, इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है। अब इन लेयर्स में आपका प्रेशर जो है तो सबसे पहला जो ऊपर है वहां पे नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब ये जो प्रेशर आ रहा है, ठीक है, तो ये तो आपका रूफ हो गया, ये आपका फ्लोर हो गया, ठीक है। रूफ में कुछ इस प्रकार की चीज अपन को देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं अपन क्या, सैगिंग। और फ्लोर में कुछ इस प्रकार की चीज देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं हीविंग, ठीक है। नीचे से भी प्रेशर आ रहा है, तभी तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। भाई ऊपर और नीचे से दोनों जगह से बराबर प्रेशर था, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे कोयला एक्सकवेट किया, गैलरी ड्राइव की, तो अब ये प्रेशर क्या होने लगा, ये जो यहाँ पर लेयर्स थी, ये जो यहाँ पर लेयर्स थी, ये टूटना स्टार्ट हो गई। ये कुछ इस तरीके से टूटेंगी, ये हल्का सा बेंडिंग इनमें शो होगा, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाएंगे, ये बेंडिंग कम होती जाएगी। पहले ज्यादा थी, यहाँ पे सबसे ज्यादा थी, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा थी, यहाँ पे कम हुई, यहाँ पे कम हुई, यहाँ पे और कम हो गई, फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल है।
सब नॉर्मल है। अब एक्सकवेशन की चौड़ाई जितना ज्यादा रखेंगे, आपका बेंडिंग यहाँ पे रूफ में आपका बेंडिंग शो होगा, ठीक है। तो एक्सकवेशन जितना ज्यादा चौड़ा होगा, बेंडिंग उतना ज्यादा अपने को देखने को मिलता है रूफ में, अपन को उतना ज्यादा बेंडिंग देखने को मिलेगा, उतना ज्यादा सैगिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा है आपका जो इस प्रकार से प्रेशर आता है, साइड से जो प्रेशर आ रहा है, ठीक है, ये होता है आपका क्या, आपका होता है ये लैटरल फोर्सेस। क्या बोलते हैं इनको, ये है आपका लैटरल फोर्सेस, लैटरल फोर्सेस जो साइड से आता है, दोनों साइड से। ये देखिए प्रेशर आर्क थ्योरी ऐसा है कि अगर मैं एक सरफेस लूं और सरफेस में मैं और नीचे अंडरग्राउंड में मैंने कुछ नहीं किया है, बस मैं अगर एक छोटा सा पॉइंट ले लूं जमीन के अंदर, तो इस पॉइंट के ऊपर इधर से भी प्रेशर आता है, 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 इधर से भी आता है, इधर से भी आता है, मतलब चारों तरफ से इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है। अब हर एक प्रेशर का कुछ ना कुछ नाम है। जो प्रेशर साइड से आता है, दोनों साइड से आता है, उसको हम बोलते हैं लैटरल प्रेशर, ठीक है। जो दोनों साइड से आता है उसको बोलते हैं लैटरल प्रेशर। साइड से जो प्रेशर आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, लैटरल प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। और जो प्रेशर ऊपर से आ रहा है उसको बोलते हैं वर्टिकल कंप्रेसिव फोर्स या प्रेशर, वर्टिकल कंप्रेसिव प्रेशर या फोर्स, कुछ भी बोलो, वर्टिकल कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। जो ऊपर से आ रहा है, चाहे ऊपर से आए चाहे नीचे से आए, एकदम सीधा 90 डिग्री के एंगल पे जो नीचे से आ रहा है और जो ऊपर से आ रहा है उसको बोलेंगे वर्टिकल कंप्रेसिव फोर्स या प्रेशर। साइड से जो आ रहा है, साइड से जो आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, लैटरल प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। तो ये वाले जितने भी प्रेशर्स हैं इन सभी को मैं क्या बोलूंगा, वर्टिकल, वर्टिकल कंप्रेसिव प्रेशर, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, ये लैटरल फोर्सेस हो गए। ये वाला क्या हो गया, दिस विल बी योर वर्टिकल कंप्रेसिव फोर्स या प्रेशर। नीचे से भी आ रहा, ऊपर से भी आ रहा, साइड से लैटरल फोर्सेस लग रहे हैं। उसके बाद आता है आपका शियरिंग फोर्सेस। शियरिंग फोर्सेस जो हैं आपके साइड्स में लगते हैं, ठीक है। ये यहां पे, यहां पे इन दोनों पॉइंट्स पे आपका शियरिंग, जो कि इस प्रकार से कुछ आ रहा है, इस प्रकार से कुछ आता है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका शियरिंग, ये शियरिंग, ये शियरिंग, ये शेयरिंग, सबको यही टाइमिंग मिलती है कॉल करने की। तो इतना चीज तो ध्यान में रखना है। शेयरिंग में ये बोलता है, शेयरिंग में एक कंडीशन है, शेयरिंग में बोलता है कि अगर आपका फ्लोर, अगर आपका फ्लोर बेड क्या है,
अगर आपका फ्लोर बेड स्ट्रॉन्ग है तो उस केस में शियरिंग फोर्सेस की इंटेंसिटी हाई होगी, ठीक है। और अगर आपका फ्लोर वीक है, ठीक है, वीक है अगर फ्लोर, तो उस केस में शेयरिंग फोर्सेस की इंटेंसिटी लो होगी। मतलब कि शेयरिंग फोर्सेस थोड़ा सा अगर फील करना चाहो तो अगर ये दीवारें मजबूत होंगी, जैसे कि ये फ्लोर है, ये फ्लोर क्या करता है, इस प्रेशर को, जो पिलर पे प्रेशर आ रहा है उसको इस डायरेक्शन में भेजता है, इस डायरेक्शन में प्रेशर को भेजता है, ठीक है, अपने आप को रिलीफ देने की कोशिश। अरे भाई क्लास ले रहा हूँ तो मतलब कॉल पे कॉल। फ्लोर अगर वीक होगा तो वो हीविंग शो कर देगा, ठीक है। अगर फ्लोर आपका वीक नहीं होगा तो वो हीविंग शो नहीं करेगा, वो इस प्रेशर को बोलेगा भाग, कोल पिलर को बोलेगा भाग, अपना प्रेशर अपने पास रख, मेरे को काय को टेंशन दे रहा है, सिंपल सी बात है, मैं काय को टेंशन लूं तेरे चक्कर में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ सपोर्ट देते हैं, ठीक है। ये सपोर्ट क्या करता है, इस प्रेशर को अंदर की तरफ भेजता है, अंदर की तरफ भेजता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा प्रेशर जो ऊपर से आ रहा है वो अब कहां पे जाने लगेगा, जैसे मैंने रूफ बोल्टिंग कर दी, रूफ बोल्टिंग कर दी, जो जितना भी सपोर्ट मैंने किया वो क्या करेगा, पूरा का पूरा प्रेशर जो वर्टिकल प्रेशर आ रहा है या जो शेयरिंग प्रेशर आ रहा है इसको क्या करेगा, कोयले के ऊपर ट्रांसफर कर देता है, कोल रूफ के ऊपर। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर आप बनाते हो जो कि क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, प्रेशर को, वर्टिकल कंप्रेसिव प्रेशर को, लैटरल प्रेशर को, सबको एक जगह सेट करने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं अब्यूटमेंट प्रेशर। लैटरल प्रेशर को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, अब्यूटमेंट प्रेशर कहलाता है, ठीक है। किसको, लैटरल टू सपोर्ट लैटरल प्रेशर, ऐसा स्ट्रक्चर जो लैटरल प्रेशर को सपोर्ट करता है उसको हम बोलते हैं अब्यूटमेंट, ठीक है। और उसके कारण, अब्यूटमेंट के कारण जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं अब्यूटमेंट प्रेशर। अब्यूटमेंट क्या है, लैटरल प्रेशर को सपोर्ट करने के लिए, मतलब उसको रोकने के लिए कि भाई तू वहीं पे रुक, ठीक है, उसको एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है कि भाई तू मत आ नीचे, मतलब साइड से मत दे, ठीक है। क्या है, कोयले का क्रशिंग भी तो स्टार्ट हो जाता है, अगर चारों तरफ से इतना प्रेशर आ रहा है, वर्टिकल प्रेशर या फिर लैटरल प्रेशर, तो कोयले में बम्प देखने को मिलेगा, है ना, यहाँ पे हीविंग देखने को मिलेगा, सैगिंग देखने को मिलेगा। तो उस चीज को रोकने के लिए हम कुछ ना कुछ अब्यूटमेंट लगाते हैं। अब्यूटमेंट मतलब कि जो लैटरल प्रेशर को सपोर्ट करने वाला स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर जो उसको सपोर्ट करेगा, उसको फैलने से रोकेगा, ठीक है, वो अब्यूटमेंट होता है। और अब्यूटमेंट के कारण जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं अब्यूटमेंट प्रेशर। तो यहां पर
आपका जो प्रेशर्स है, तो वर्टिकल कंप्रेस आपका जो क्या बोलते हैं बेंडिंग फोर्सेस है वो हमेशा विड्थ पे डिपेंड करते हैं, कितनी चौड़ाई का एक्सकवेशन है। लैटरल फोर्सेस वो डिपेंड करते हैं गहराई पर, कितनी गहराई में आपका एक्सकवेशन है। वर्टिकल कंप्रेसिव फोर्सेस आपका जो है तो यह भी गहराई के साथ बढ़ता जाएगा, है ना भाई। वर्टिकल कंप्रेसिव फोर्सेस क्या है, ये है, ये ऊपर से जो आ रहा है ये तो गहराई के साथ बढ़ेगा। लेकिन यहां पर तो हमने क्या लिख दिया है, विड्थ लिख दिया है, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, दैट्स व्हाई दिस आंसर विल बी द राइट आंसर। ठीक है। द प्रेशर विच सपोर्ट्स लैटरल प्रेशर इज नोन एज, सॉरी, ऐसा प्रेशर जो लैटरल प्रेशर को सपोर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, बेंडिंग फोर्सेस, शेयरिंग फोर्सेस, अब्यूटमेंट प्रेशर या फिर लैटरल प्रेशर। लैटरल प्रेशर को सपोर्ट करने वाला प्रेशर, तो लैटरल प्रेशर को सपोर्ट करने वाला प्रेशर अब्यूटमेंट प्रेशर कहलाता है, अभी जस्ट बताया है। इतना सभी याद कर लोगे ना, इस चैप्टर में एमसीक्यूज जितने दे रहा हूं उतने याद कर लो अच्छे से, क्योंकि मुझे भी पता है कि चीजों को उतना ज्यादा फील कर पाना थोड़ा कठिन है। तो क्वेश्चंस जो मैं बना के दे रहा हूं उनको बस उतना याद कर लीजिए, आपका कहीं से कुछ भी नहीं छूटने वाला है। और जितना बताते जा रहा हूं लेक्चर में उसको ध्यान से सुनते जाइए, शॉर्ट एंड स्वीट है, आसानी से बनेगा। ठीक है। Which of the following effects can be seen in floor due to pressure? प्रेशर के कारण फ्लोर में कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, सैगिंग देखने को मिलेगा, हीविंग देखने को मिलेगा, बल्जिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपका यहां पर हीविंग देखने को मिलता है, कहां पर, फ्लोर में। ठीक है। सैगिंग कहां पर देखने को मिलता है और बल्जिंग कहां पर देखने को मिलता है, सैगिंग अपने को देखने को मिलता है रूफ में और बल्जिंग देखने को मिलता है पिलर्स में, बोले तो साइड्स। ठीक है। तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेम क्वेश्चन, बस ध्यान से पढ़िए इसमें क्या पूछ रहा है और आंसर क्या होगा, एक बार पढ़ के फटाक से आंसर दीजिए कि आपका क्या पूछता है और क्या आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स कैन बी सीन इन साइड्स ड्यू टू प्रेशर, सैगिंग, हीविंग, बल्जिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। बल्जिंग देखने को मिलता है, अभी बताया, साइड्स में जो प्रेशर के कारण इफेक्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स कैन बी सीन इन रूफ ड्यू टू प्रेशर, सैगिंग, हीविंग, बल्जिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। रूफ में कौन सा प्रेशर देखने को मिलेगा, तो वो हो जाएगा आपका सैगिंग। ये तीन चीजें तो याद रखिए ही रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर्स क्रशिंग ऑफ पिलर्स अकर्स, निम्न में से किस प्रेशर के कारण पिलर्स की क्रशिंग होती है, निम्न में से किस प्रेशर के कारण पिलर्स की क्रशिंग होती है। तो पिलर्स की क्रशिंग के लिए आपका अब्यूटमेंट प्रेशर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा, मैंने क्या कहा, लैटरल प्रेशर को निकलने नहीं दे रहा है, वर्टिकल प्रेशर को निकलने नहीं दे रहा है, सबको तो इसने रोक दिया, तो पूरा का पूरा प्रेशर कहां जाएगा, पिलर के ऊपर। तो अब्यूटमेंट प्रेशर पिलर के ऊपर प्रेशर डलवा देता है, ये ट्रांसफर कर देता है, जा भाई पिलर है झेल लेगा। अब पिलर को क्या पता यार मैं झेल पाऊंगा कि नहीं झेल पाऊंगा। विच प्रेशर इंक्रीजेस विद द विड्थ ऑफ एक्सकवेशन, एक्सकवेशन की विड्थ के साथ कौन सा प्रेशर इंक्रीज होता है, शेयरिंग, बेंडिंग, लैटरल, अब्यूटमेंट। तो आपका बेंडिंग प्रेशर
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बेंडिंग प्रेशर विड्थ ऑफ एक्सकवेशन के साथ आपका बढ़ता जाता है। मान लीजिए आपने एक्सकवेशन की विड्थ इतनी रखी है तो रूफ अच्छे से सपोर्टेड है छोटी सी जगह में, ठीक है। अगर विड्थ आपने बढ़ा दी है तो ये ऐसे हवा में झूलने लगेगा, सैगिंग देखने को मिलता है, बेंडिंग प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which pressure arc face which pressure arc face acts at right angle to the face? प्रेशर आर्क जो फेस पे जो प्रेशर आर्क लगता है, फेस पे जो प्रेशर आर्क बनता है वो फेस के राइट एंगल पे होता है, तो उस प्रेशर आर्क को क्या कहा जाता है? अगर कोई प्रेशर आर्क फेस पे बन रहा है और वो राइट एंगल टू द फेस है तो उसको क्या कहा जाएगा? अगर कोई प्रेशर आर्क फेस पे बन रहा है और वो राइट एंगल टू द फेस है तो उसको क्या कहा जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर आर्क, या फिर बेंडिंग प्रेशर आर्क, शियरिंग प्रेशर आर्क, या फिर ट्रांसवर्स प्रेशर आर्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड एवरीवन, तालियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ऐसा कौन सा प्रेशर आर्क है फेस पे जो कि फेस के लेंथ के अलोंग होता है? जितना लंबा फेस उतना ज्यादा वो होगा, उसके अलोंग बनता है। लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर आर्क, बेंडिंग प्रेशर आर्क, शेयरिंग प्रेशर आर्क, या फिर ट्रांसवर्स प्रेशर आर्क। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अच्छा, ये जो प्रेशर आर्क फेस है ये आपका कौन से मेथड में देखने को मिलता है? लॉन्ग वॉल में, या फिर बोर्ड एंड पिलर में, या फिर रूम एंड पिलर में? किस में देखने को मिलता है? बिल्कुल सही, लॉन्ग वॉल में देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा टॉप व्यू दिखा रहा हूं, ये मेरा फेस है लॉन्ग वॉल का, ठीक है। ये फेस है, ये मेरा पूरा कोयला भरा पड़ा है, इस डायरेक्शन में मैं बाहर की तरफ आ रहा हूं। अब एक प्रेशर आर्क होगा जो कि यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फॉर्म होगा, उसको बोलते हैं, ये अलोंग द फेस है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रेशर आर्क। एक प्रेशर आर्क होगा जो कि यहां से यहां फॉर्म होगा, ठीक है। मतलब कि सपोर्ट्स के ऊपर ही तो फॉर्म होता है प्रेशर आर्क, तो इसको ये 90 डिग्री के एंगल पे है आपका, तो इसको मैं बोलता हूं क्या? लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर आर्क 90 डिग्री के एंगल पे फॉर्म होता है, ठीक है। लॉन्ग वॉल आपका लॉन्ग वॉल फेसेस में ज्यादातर देखने को मिलता ही है। Which test is done by hydraulic pressure to find the compressive strength of specimen? किसी भी चीज का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता करने के लिए, ठीक है, किसी भी पत्थर का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर पता करना है तो उसको हाइड्रोलिक प्रेशर से दबाया जाता है ना। चारों तरफ उसके स्पेसिमेन के मैं क्या भर दूंगा? पानी भर दूंगा। एक डब्बे में पैक किया, पानी भर दिया चारों तरफ। तो इसको कौन सा टेस्ट बोलते हैं? चारों तरफ से आ रहा है इसके ऊपर प्रेशर, कौन सा टेस्ट बोलते हैं? ट्राई एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, या फिर यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, या फिर बाई एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव? चारों तरफ पानी भरा हुआ है, हाइड्रोलिक प्रेशर लगाया जा रहा है, तो यहां पर आपका ट्राई एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाता है। हालांकि इसमें पानी नहीं भरा जाता, कोई दूसरा लिक्विड ऑयल वगैरह हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 18,
कौन सा टेस्ट किया जाता है जिसमें कि स्पेसिमेन को दो प्लेट्स के बीच में रखा जाता है ताकि उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता किया जा सके। स्पेसिमेन को दो प्लेट्स के बीच में रखकर फिर उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता करते हैं, मतलब कि आपका एक नीचे प्लेट हो जाता है, उसके ऊपर आपने स्पेसिमेन रख दिया और फिर उसके ऊपर आप जो है तो प्रेशर डाल रहे हो। तो ये होता है आपका यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। The angle of inclination from vertical line from edge of the workings to the edge of the subsidence area is known as, उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को क्या कहेंगे जो वर्किंग के एज से, जो वर्टिकल लाइन फॉर्म हुई है उससे लेकर सबसिडेंस एरिया के एज तक का जो लाइन खींची जा रही है, इनके बीच का एंगल को क्या कहेंगे? सबसिडेंस, एंगल ऑफ ड्रॉ, एंगल ऑफ फ्रैक्चर या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ ड्रॉ बोलते हैं। ये कुछ इस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ ड्रॉ। जब आपके फ्रैक्चर्स सरफेस तक पहुंच जाते हैं, अंडरग्राउंड एक्सकवेशन की बाउंड्रीज से सरफेस तक पहुंच जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? सबसिडेंस, एंगल ऑफ ड्रॉ, एंगल ऑफ फ्रैक्चर या फिर नन ऑफ द अबव। When the fractures reach to the surface from the boundary of underground excavation, then it is known as, तो उसको हम बोलते हैं सबसिडेंस, ना कि एंगल ऑफ फ्रैक्चर। एंगल तो पूछा ही नहीं है क्वेश्चन, हमेशा इसमें ध्यान से पढ़ना कब आपका एंगल पूछ रहा है। देखो इसमें इसके क्वेश्चंस ना सबसिडेंस वाले के तो 2-3-4 क्वेश्चन बनेंगे आपके थ्योरी से बेस्ड, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि अगर एंगल पूछ रहा है तो कौन सा एंगल पूछ रहा है, बस। अगर एंगल नहीं पूछ रहा है, सरफेस की बात कर रहा है, सरफेस तक आपका पहुंच गया, तो उसमें आपका सबसिडेंस हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे बन जाएगा, ठीक है। तो सबसिडेंस इज द राइट आंसर। तो इतने ही क्वेश्चंस बने हैं यारो। अब क्योंकि बड़ा कठिन है इसमें क्वेश्चन बनाना, समझ में आता नहीं है कहाँ से बनने का, ठीक है। तो देखता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जितने ज्यादा बन सके उतने ज्यादा ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा।